नमस्कार, मैं भावना रानी, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नकुड़, सहारनपुर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम कक्षा 11 के विषय नागरिक शास्त्र के अध्याय द्वितीय, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस अध्याय में एक शब्द है जिसका नाम है अधिकार। अधिकार क्या है? अधिकार एक अनिवार्य मांग है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते हर मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का विकास करना होता है और व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जिन भारी परिस्थितियों और सुविधाओं की आवश्यकता होती है वह अधिकार कहलाता है। अधिकार मानव की अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता तथा मांग है। मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए जिन भारी परिस्थितियों तथा सुविधाओं की आवश्यकता होती है उन्हें अधिकार कहते हैं। ये अभी हमने बताया, लेकिन ये जो अधिकार है इसको आधुनिक रूप कैसे मिला? इसको आधुनिक रूप मैग्ना कार्टा की घोषणा, बिल ऑफ राइट्स, नागरिकों की मूलभूत अधिकारों की घोषणा तथा मानव अधिकारों की घोषणा से प्राप्त। अधिकार के बाद जो पॉइंट आता है वो है मूल अधिकार। वे अधिकार जो मानव जीवन के लिए मौलिक तथा अपरिहार्य हैं और अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 व अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसे कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार का कार्य क्या है? मूल अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं और देश की न्यायपालिका एक प्रहरी की भांति इन अधिकारों की सुरक्षा करती है। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, जिसके बाद भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में जो पहला मूल अधिकार है वह है समानता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत देशवासियों को कौन कौन सी समानताएं दी गई हैं, अब आगे उसे पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष और विधि के सम्मुख सभी नागरिकों को समान समझा जाएगा। किसी के भी साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी सेवाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 जिसमें दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। भारतीय संविधान के अनुसार छुआछूत के आधार पर
किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र को छोड़कर किसी भी देश के नागरिक को किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि उपाधि एक प्रकार से समाज में विषमता उत्पन्न करती है, समानता में बाधक होती है, लेकिन शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर। समानता के अधिकार के पश्चात अगर हम बात करते हैं दूसरे अधिकार की, तो वह है स्वतंत्रता का अधिकार। समानता के साथ साथ स्वतंत्रता भी लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ है, इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना संभव नहीं है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कौन से अनुच्छेद से लेकर के कौन से अनुच्छेद तक हमें दिया गया है, आगे इसमें हम यह चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति का, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का और सभा करने का, संगठित होने का, भारत में कहीं भी आने जाने का, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का, कोई भी पेशा चुनने का, व्यापार करने का अधिकार हर नागरिक को प्राप्त होगा। अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी नागरिक को बिना किसी अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के अधिकार में जो अनुच्छेद 21 और 22 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को तब तक बंदी नहीं बनाया जा सकता जब तक उसे बंदी बनाए जाने के कारण से अवगत नहीं कराया जाता है। स्वतंत्रता के अधिकार के पश्चात जिस तीसरे अधिकार की हम बात करते हैं वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के पश्चात अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार नहीं रखता है। वह किसी स्त्री, पुरुष या बच्चे का क्रय विक्रय नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 24 में यह उल्लेख किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को, कितनी वर्ष? 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खदानों अथवा अन्य जोखिम भरे कार्यों में मजदूर के रूप में नहीं रखा जा सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद जो चौथा अधिकार आता है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें सभी धर्मों के अनुयायियों को अपनी परंपरा और विश्वास के अनुसार उपासना आदि करने की स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने धार्मिक विचारों को दूसरों पर बलपूर्वक नहीं थोप सकती। ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के पश्चात जो अधिकार आता है वह है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। संविधान भारत की प्रत्येक जाति या वर्ग अथवा संप्रदाय को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति के अनुरूप शिक्षण संस्थाएं तथा स्कूलों को स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के पश्चात हम जिस नेक्स्ट अधिकार की बात करते हैं वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा जाता है। संविधान की हृदय और आत्मा क्यों कहा जाता है, आगे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मूल अधिकारों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक इन पर कोई बाध्यकारी शक्ति प्राप्त न हो।
इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी मूल अधिकारों में सम्मिलित किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। वे लेख कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेक्षण। पहला लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक ना हो तो न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। दूसरा आदेश है परमादेश। यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश के बाद जो तीसरा है वह है निषेधाज्ञा। यह लेख तब जारी किया जाता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार का उचित उपयोग नहीं करता है या अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उस न्यायालय के कार्यों को रोकने के लिए प्रतिषेध लेख जारी कर सकता है। प्रतिषेध को ही निषेधाज्ञा भी कहा जाता है। चौथा है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा तब जारी किया जाता है जब किसी न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लास्ट आता है उत्प्रेक्षण। यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उसे ऊपर की अदालत को हस्तांतरित कर देता है। अब तक हमने पढ़ा कि कौन से मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार कौन से हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो साधारणतः संसद, कार्यपालिका अथवा राज्य की विधानसभाएं नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित नहीं कर सकती, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि राष्ट्रपति द्वारा किस देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तब उस स्थिति में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के स्थगन के बाद नेक्स्ट पॉइंट जिसका हम अध्ययन करेंगे वह है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भारतीय संविधान में होना क्यों आवश्यक है और इन्हें मूल अधिकारों के बाद क्यों स्थान दिया गया है, ये हम पढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसीलिए संविधान में ऐसी नीतियों की एक निदेशक सूची रखी गई और निर्देशों की उसी सूची को राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। ये नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व उन कार्यों को करने की कुछ प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा था, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण की अभिवृद्धि करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। और राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वे किस देश से लिए गए हैं और कौन कौन से हैं, अब हम उनका अध्ययन करेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व यह बताते हैं कि भारत में प्रशासन किस तरह चलाया जाना चाहिए, कानून का निर्माण किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए
और मुख्य उद्देश्य इनका है भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, और इन तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में, कौन से भाग में? भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। वे नीति निदेशक तत्व कौन कौन से हैं? आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व, शासन सुधार संबंधी तत्व, सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। तो पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व। आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व कौन से हैं? राज्य द्वारा आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार बेकारी का अंत करने व वृद्ध और सेवानिवृत्त लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। दूसरा, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आय का समान रूप से वितरण करना। तीसरा, उत्पादन के साधनों का समान वितरण करना। चौथा, श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करना। पांचवा, समान कार्य के लिए समान वेतन देना। छठा, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन करना। और सातवां, निःशुल्क कानूनी व्यवस्था करना। 42वें संवैधानिक अधिनियम 1976 के आधार पर राज्य द्वारा यह कर्तव्य डाला गया है कि वह समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे। इसके पश्चात आता है सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व। सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व हैं कि राज्य जन स्वास्थ्य का विकास करे, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें और राज्य द्वारा नशीली वस्तुओं एवं मद्यपान आदि पर नियंत्रण लगाया जाए और राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास का प्रयास किया जाए और राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा, जिसे अनुच्छेद 45 में उल्लेखित किया गया है। और अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व के बाद हम बात करते हैं शासन सुधार संबंधी तत्व। राज्य समस्त नागरिकों के लिए समान आचार संहिता निर्धारित करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कर उन्हें ऐसे अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्तता शासन करने के योग्य बनाएंगे और राज्य स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करेगा। शासन सुधार संबंधी तत्व के बाद बात आती है सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व। इन तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और अनुच्छेद 48 के अनुसार देश के कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्मारकों, भवनों आदि की रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य का होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की उन्नति का प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के आधार पर निपटाने का प्रयत्न करेगा। राज्य अन्य राष्ट्रों से न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध रखेगा। संविधान की धारा 45 में वर्णित है कि संविधान लागू होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सुलभ करा दी जाए। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के उपबंध का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 21 के तहत भी राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध करेगा। इन राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बाद हम जिस नेक्स्ट पॉइंट पर अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, वह है मूल कर्तव्य। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित भाग सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है।
किससे प्रेरित है? सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। सन 1950 में लागू होने वाले भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया था। ऐसी आशा की गई थी कि भारत के नागरिक स्वतंत्र भारत में अपने कर्तव्यों की पूर्ति स्वेच्छा से करेंगे, किंतु श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची को जोड़ दिया। इसके लिए संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया था, लेकिन वर्ष 2002 में इसमें 11वां कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। इन कर्तव्यों को नैतिक आदेश व पथ प्रदर्शक के रूप में प्रकट किया गया है। और अब बात करते हैं हम भारत में प्रत्येक नागरिक का कौन सा कर्तव्य होगा जो हमें संविधान द्वारा प्रदत्त है। वह है संविधान द्वारा स्थापित आदर्शों का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना। भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। गौरवशाली परंपरा और सामाजिक यानी कि मिली जुली संस्कृति का महत्व समझना और उनका परिरक्षण करना। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करना और उनका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। 8वां मूल कर्तव्य आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उद्यम और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां आता है यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो छात्राओं, आज हमने अध्याय 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार के अंतर्गत जाना कि अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन से 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और राज्य के नीति निदेशक तत्व क्यों हैं और मौलिक कर्तव्य क्या है या मूल कर्तव्य क्या है। तो आज का व्याख्यान इतना ही। धन्यवाद।